ऐसा नाम जिसने न सिर्फ महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स को बदल कर रख दिया, गवर्नेंस का एक रिमोट कंट्रोल मॉडल भी दिया। इस मॉडल में पार्टी लीडर ने सरकार से बाहर रहते हुए उस पर पूरी तरह पकड़ बनाकर रखी। उनके इस मॉडल ने एक स्ट्रॉन्ग और फास्ट एडमिनिस्ट्रेशन तो दिया, लेकिन कहीं ना कहीं डेमोक्रेटिक वैल्यूज को भी चैलेंज कर दिया। अपने तेज तर्रार तेवर और जुनून से बाल ठाकरे ने 1966 से शिवसेना को खड़ा करना शुरू किया और 1960s के अंत तक महाराष्ट्र की म्युनिसिपल बॉडीज में अपनी जगह बनाई। इसी दौरान उन्होंने मुंबई में प्रो मराठी मूवमेंट चलाए, जिससे कि मराठी लोगों को दूसरे रीजन से आए लोगों पर प्रायोरिटी मिल सके। इन सब का नतीजा था कि 1985 में शिवसेना बॉम्बे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में पावर में आ गई। बाल ठाकरे ने पावर को पूरी तरह से रीडिफाइन कर दिया। जिस पावर को किसी पोस्ट, पोजीशन या फॉर्मल अथॉरिटी के फॉर्म में देखा जाता था, उसे बाल ठाकरे ने पर्सनलाइज कर दिया। एक तरफ उनकी लीडरशिप में ह्यूमन अप्रोच दिखता है, जिससे कि उन्होंने लोगों का भरोसा जीता, उनमें एक नई उम्मीद पैदा की। दूसरी तरफ उनमें एक तानाशाह की छाप दिखती है, जिसने अपने कमांड के जोर पर और लोगों में एक डर पैदा करके शासन किया। और इसी अप्रोच के चलते शायद उन्होंने 1975 में इमरजेंसी को पूरी तरह सपोर्ट किया। अपने लीडर की करिश्माई अपील, पुराने परफॉर्मेंस और कुछ कम्युनल पोलराइजेशन के जरिए शिवसेना 1990 में महाराष्ट्र असेंबली में मेन ऑपोजिशन पार्टी बनकर उभरी और 1995 में बीजेपी के साथ महाराष्ट्र में सरकार बनी। लेकिन बाल ठाकरे कभी महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर नहीं बने। उन्होंने न विधानसभा का चुनाव लड़ा, न लोकसभा, लेकिन फिर भी वो महाराष्ट्र के पॉलिटिक्स और गवर्नेंस के सेंटर बने। सरकार उनके डिक्टेट से चलती थी और मिनिस्टर्स, ब्यूरोक्रेट्स और पार्टी लीडर्स जानते थे कि चाहे फाइल कहीं से आए, फाइनल सिग्नल बाल ठाकरे से ही मिलेगा। गवर्नेंस का ये मॉडल एक सेंट्रलाइज्ड और कैरिस्मेटिक लीडरशिप पर खड़ा था, जिसमें एक एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी के पास पावर सेंट्रलाइज थी। इस मॉडल ने पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के नॉर्म को कहीं न कहीं चैलेंज कर दिया, पर ग्राउंड पर इस मॉडल के असर को इग्नोर नहीं किया जा सकता। इंपॉर्टेंट डिसीजंस इंस्टीट्यूशन के जरिए कम और एक व्यक्ति द्वारा ज्यादा लिए गए। अकाउंटेबिलिटी कम थी, लेकिन स्पीड और एफिशिएंसी ज्यादा। फाइल रुकती नहीं थी और फैसले तुरंत लिए जाते थे। लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन की इस तेजी में एक रिस्क भी था। चेक्स एंड बैलेंसेस धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगते हैं। बाल ठाकरे का गवर्नेंस इसी कॉन्ट्रडिक्शन के बीच सालों तक चलता रहा। महाराष्ट्र की गवर्नेंस में उनका सबसे बड़ा इम्पैक्ट दिखता है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। 1990s के दौरान महाराष्ट्र में कुछ ऐसे प्रोजेक्ट शुरू हुए जो आज भी स्टेट के डेवलपमेंट नैरेटिव का हिस्सा माने जाते हैं, और इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे। ये सिर्फ एक हाईवे नहीं था, बल्कि एक सपना था, एक तेज मॉडर्न महाराष्ट्र का। इस एक्सप्रेसवे से ट्रैवल टाइम कम हुआ, लॉजिस्टिक्स सुधरी और इंडस्ट्रियल ग्रोथ को नया बूस्ट मिला। लैंड एक्विजिशन से लेकर फंडिंग तक डिफिकल्ट डिसीजंस जल्दी ले गए, क्योंकि पॉलिटिकल विल सेंट्रलाइज थी और लीडरशिप स्ट्रॉन्ग। इसी दौर में मुंबई के अर्बन फेस को बदलने के लिए 50 से ज्यादा फ्लाईओवर्स बनाए। उन दिनों मुंबई में ट्रैफिक मैनेजमेंट एक बड़ा इशू था। इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ सिर्फ पब्लिक सर्विस नहीं रहा, बल्कि सरकार की कैपेबिलिटी और लीडरशिप के कंट्रोल का एक्सप्रेशन बना। साथ ही बृहन मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन पर शिवसेना का लंबे समय तक कंट्रोल रहा। हाउसिंग, सैनिटेशन, वाटर सप्लाई और पब्लिक ट्रांसपोर्ट जैसे मुद्दों पर पार्टी की प्रायोरिटीज क्लियरली दिखाई देती है। बाल ठाकरे के लिए बीएमसी सिर्फ एक सिविक बॉडी नहीं थी, बल्कि मुंबई पर लॉन्ग टर्म पॉलिटिकल पकड़ बनाए रखने का एक स्ट्रेटेजिक टूल थी। उनके गवर्नेंस मॉडल में कल्चरल और सिंबॉलिक एस्पेक्ट भी था, जहां रूल्स और रेगुलेशन के अलावा आइडेंटिटी पर भी जोर दिया गया। और इसी के चलते 1995 में बॉम्बे का नाम बदलकर मुंबई कर दिया। इस एक डिसीजन ने मराठी आइडेंटिटी को सेंटर स्टेज पर ला दिया और लोगों को ये एहसास दिलाया कि ये उनका शहर। नाम, भाषा और सिंबल्स गवर्नेंस के टूल्स बने। मराठी लैंग्वेज और कल्चर को पब्लिक लाइफ में प्रोमिनेंस देना भी इसी अप्रोच का हिस्सा था। साइन बोर्ड्स, फेस्टिवल्स और पॉलिटिकल स्पीचेस में मराठी अस्मिता को बार बार उभारा गया। जब लोग अपनी पहचान को सरकार के साथ जुड़ता हुआ महसूस करते हैं, तो लॉयल्टी अपने आप बन जाती है। बाल ठाकरे इस साइकोलॉजिकल ट्रुथ को बहुत गहराई से समझते थे
और इसी वजह से उनकी पॉलिटिक्स सिर्फ पॉलिसीज तक सीमित नहीं रही, बल्कि उसमें इमोशंस का भी इस्तेमाल किया गया। सोशल पॉलिसी के लेवल पर मराठी मानूस बाल ठाकरे के गवर्नेंस का सेंटर था। ये एक सन्स ऑफ द सॉइल फ्रेमवर्क था, जिसमें उनका मानना था कि महाराष्ट्र के रिसोर्सेज, खासकर नौकरियां, पहले लोकल मराठी स्पीकिंग लोगों के लिए होना चाहिए। ये बात उन्होंने स्पीचेस, रैलीज और पार्टी मोबिलाइजेशन के जरिए बार बार कही। ये अप्रोच ट्रेडिशनल वेलफेयर से अलग थी। यहाँ सब्सिडी और फ्रीबीज की बात कम थी और अपॉर्चुनिटीज पर ज्यादा जोर था। एम्प्लॉयमेंट और रिप्रेजेंटेशन को जस्टिस का सबसे बड़ा जरिया माना गया। इस नैरेटिव ने खासकर अर्बन मराठी यूथ के बीच गहरी पकड़ बनाई, जहां माइग्रेशन और कंपटीशन का प्रेशर ज्यादा महसूस होता था। गवर्नेंस यहाँ इकोनॉमिक एंजाइटी और आइडेंटिटी पॉलिटिक्स का मेल बन गया। ग्रासरूट्स लेवल पर शिवसेना का शाखा सिस्टम शायद बाल ठाकरे के गवर्नेंस का एक इम्पोर्टेंट हिस्सा था, जो कि सिर्फ पार्टी ऑफिस नहीं बल्कि लोगों की मदद का एक जरिया। यहाँ राशन कार्ड, पुलिस कंप्लेन, नौकरी संबंधित और इमरजेंसी मदद मिल जाती। कई लोगों के लिए शाखा सरकारी दफ्तर से ज्यादा पास और एक्सेसिबल थी। इस सिस्टम का सबसे बड़ा स्ट्रेंथ था इसका ह्यूमन टच। समय के साथ बाल ठाकरे की पॉलिटिक्स और गवर्नेंस ज्यादा आइडियोलॉजिकल होती गई। शिवसेना का फोकस रीजनलिज्म से हटकर हिंदुत्व पर ज्यादा केंद्रित हो गया। इस आइडियोलॉजी का असर गवर्नेंस के नैरेटिव पर भी पड़ा। ठाकरे पर कई बार एंटी मुस्लिम रिमार्क्स देने के आरोप लगे और बाबरी मस्जिद के डिमोलिशन पर शिवसेना के रोल को भी बहुत क्रिटिसाइज किया गया। अगर हम पूरी तस्वीर देखें तो बाल ठाकरे का गवर्नेंस एक हाइब्रिड मॉडल था। एक तरफ डिसाइसिव लीडरशिप, स्पीड और ग्रासरूट्स रीच, दूसरी तरफ एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल कंट्रोल, वीक अकाउंटेबिलिटी और इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग की कमी। उनका इम्पैक्ट तो बहुत ज्यादा था, लेकिन वो अपने पीछे एक कंट्रोवर्शियल और कॉम्प्लेक्स लेगेसी छोड़ गए। ठाकरे हमें यह सोचने पर मजबूर करते हैं कि डेमोक्रेसी सिर्फ रिजल्ट से नहीं, प्रोसेस से भी बनती है। बाल ठाकरे पावर, अथॉरिटी और गवर्नेंस के बीच के रिश्ते को ह्यूमन भी बनाते हैं और कॉम्प्लेक्स भी। शायद इसी वजह से बाल ठाकरे को समझना सिर्फ पॉलिटिक्स को समझना नहीं, बल्कि इंडियन डेमोक्रेसी के कॉन्ट्रडिक्शंस को समझना भी है।